हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं TYBMS सेमेस्टर 6 ऑपरेशन रिसर्च के एमसीक्यूज। अगर आपने ये एमसीक्यूज कर लिए तो आपके 15 नंबर फिक्स है। तो चलिए शुरू करते बिना देरी किए। ये जो क्वेश्चन पेपर्स के एमसीक्यू मैंने आप यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन पेपर मैंने MU questionpaper.com एक साइट है, वहाँ से लिए। आपको यहाँ पर वाटर मार्क दिखाई दे रहा होगा, तो वहीं से आप भी जाके वहां से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखो 7 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्या है कि आपको कोई भी 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मैच द फॉलोइंग है। तो देखो पहला कॉलम एक्स क्या दिया हुआ है, लीनर। ये लीनर नहीं है एक्चुअली, ये लीनियर रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल। अगर आप लीनियर रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल की बात करें तो ये हमें कहाँ पर दिखाई देता है, एलपीपी में ही दिखाई देता है। एलपीपी इज लीनियर रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा डी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट का ये आंसर हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट एलपीपी। अब बात करते हैं एलपीपी से रिलेटेड ही अगेन है इनफिजिबल रीजन। इनफिजिबल रीजन मतलब नो सॉल्यूशन, दैट इज नॉट फिजिबल। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है हमारा दूसरा आंसर क्या है, ये है हमारा सेकंड आंसर, नो फिजिबल रीजन। देन स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर रिसोर्सेज क्या होता है, कम पड़ जाना रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज कब कम पड़ जाते हैं, जब हम सारी की सारी चीजें यूज कर जाते हैं तब हमें कम पड़ते हैं ना। तो दैट इज द स्केयर रिसोर्सेज। इसका आंसर क्या होगा, कंप्लीटली यूटिलाइज रिसोर्सेज। देन नेक्स्ट बात करते हैं एलसीएम। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के सोल्यूशन की, तो हमें पता है वहां पर क्या है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड है एलसीएम। एलसीएम मेथड जब हम परफॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं, पूरे टेबल में जो मिनिमम कॉस्ट है पहले हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम कॉस्ट इन अ टेबल। ये हमारा आंसर नंबर 4 हो गया। अब NWCR की बात करते हैं। तो NWCR क्या होता है, ये भी IBFS की एक मेथड है। कहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, टेबल के लेफ्ट कॉर्नर से हम लोग क्या करते हैं, चालू करते हैं वैल्यूज को लेना। तो टॉप लेफ्ट साइड ऑफ द कॉर्नर। देन क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पर बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर होगा जीरो फ्लोट वैल्यू। क्यों, क्योंकि अगर आप क्रिटिकल वैल्यू के लिए टोटल फ्लोट निकालो तो भी जीरो होगा, या कोई भी फ्लोट निकालो तो क्या होता है, क्रिटिकल पाथ के लिए, क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए, क्रिटिकल पाथ में जितने भी इन्वॉल्व होते हैं दैट इज अ क्रिटिकल है, सभी के लिए क्या होता है, जीरो होता है। देन नेक्स्ट इज जीरो सम गेम। नेक्स्ट हमारा क्या है, जीरो सम गेम। जीरो सम गेम क्या होता है, इन द गेम गेन ऑफ द विनर इज इक्वल टू द टोटल लॉस ऑफ अदर प्लेयर। ओके, एक का जितना गेन होता है दूसरे का उतना लॉस होता है, या एक जितना विन करता है दूसरा उतना लूज करता है। ये जिस मीन्स एक को जितना प्रॉफिट होता है दूसरे को उतना लॉस होता है। तो ये होता है जीरो सम गेम। देन शॉर्टेस्ट एक्टिविटी टाइम। शॉर्टेस्ट एक्टिविटी टाइम इन पर्ड। पर्ड में देखो 3 तरह की टाइमिंग होती है, एक ऑप्टिमिस्टिक होता है, एक पैसिमिस्टिक होता है, एक मोस्ट लाइकली होता है। तो पैसिमिस्टिक मतलब सबसे ज्यादा वाला टाइम, ऑप्टिमिस्टिक मतलब सबसे छोटे कम वाला टाइम। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम है बिल्कुल। तो ये हमारा क्या हो गया, 8th नंबर का हो गया। ओके, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। देन वैल्यू ऑफ द गेम इक्वल टू जीरो। अगर गेम की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो वो क्या है, फेयर गेम है। देन आइडल टाइम। ये आइडियल टाइम नहीं है, आइडल टाइम रहेगा, IDLE, आइडल टाइम। आइडल टाइम क्या होता है, मतलब जितनी देर आपकी मशीन खाली है। तो टाइम ड्यूरिंग विच द मशीन इज नॉट वर्किंग, मशीन क्या है, रेस्ट पे है। तो ये थे कुछ एक पर्टिकुलर ईयर में, जो मुझे याद नहीं है कि कौन से ईयर में मैचअप आया, पर एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ मैचअप ही है। चलो अब दूसरा मैचअप हम देख लेते हैं जो अगेन आपके क्वेश्चन पेपर में आया। देन सेम इसी तरह से चल रहा है। वैल्यू ऑफ द गेम अभी हमने डिस्कस किया। वैल्यू ऑफ द गेम मतलब क्या हो गया, ये फेयर गेम हो गया। देन ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम मतलब सबसे कम वाला टाइम। तो ढूंढते हैं, ट्रेनिंग, नहीं नहीं नहीं, डज नॉट वन प्लेयर। ओके, दैट इज द शॉर्टेस्ट एंड आइडल टाइम एस्टिमेट इन पर्ट। ओके, तो ये शॉर्टेस्ट टाइम। देन एप्लीकेशन दी ऑफ OR इन HRM। HRM में क्या एप्लीकेशन है, तो HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूलिंग से रिलेटेड है। ये जब भी कुछ ऐसे क्या करे कि हमें जिसका आंसर पता नहीं तो उसको छोड़ देते हैं हम लोग, क्या करते हैं बाद में उसे देखेंगे। उसको उसकी मैचअप या जो पॉसिबिलिटी है वो बाद में सेट करेंगे, पहले जितनी आती है उसको सेटअप कर ले। पैसिमिस्टिक टाइम क्या होता है, पैसिमिस्टिक टाइम मतलब सबसे ज्यादा वाला टाइम। तो यहाँ पर देखो लास्ट क्या लिखा है,
टाइम एस्टिमेट इन पर्ट, पर्ट देखती है हमें पैसिमिस्टिक समझते देखते हैं हमें समझ गया पर्ट का है, तो टाइम एस्टिमेट इन पर्ट बाय कंसीडरिंग द वर्स्ट डिलेज, तो शॉर्टेस्ट टाइम तो ऑप्टिमिस्टिक चला गया, और वर्स्ट डिलेज मतलब बहुत टाइम अगर हमने डिले भी कर दिया, मतलब सबसे ज्यादा टाइम भी लगा दिया, तो दैट इज द पैसिमिस्टिक टाइम। ऐड डमी रो इन असाइनमेंट, हम डमी रो कब ऐड करते हैं असाइनमेंट में, जब रो कम होता है। तो यहाँ पर देखो जी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इफ नंबर ऑफ रो लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम, तो हम क्या करेंगे, डमी रो ऐड करेंगे। देन रिडंडेंट कंस्ट्रेंट इन ग्राफिकल, ओके, रिडंडेंट कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, एक ही कंस्ट्रेंट को दो बार लिख दो, एक ही कंस्ट्रेंट को दो बार लिख दो, तो इसका हमारे पूरे सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डज नॉट अफेक्ट द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन को अफेक्ट नहीं करता रिडंडेंट कंस्ट्रेंट इन ग्राफिकल। एप्लीकेशन ऑफ ओआर इन फाइनेंस टू मैक्सिमाइज द पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम को मैक्सिमाइज करने के लिए हम ओआर का यूज कर सकते हैं फाइनेंस सेक्टर में। ट्रांसपोर्टेशन एज अ टाइम, ट्रांसपोर्टेशन एलिमेंट एज अ टाइम, ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स में जो भी नंबर्स लिख रहे हो वो टाइम है, तो टाइम को हमेशा क्या करना होता है, मिनिमाइज करना होता है, तो सी ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, मिनिमाइजेशन टाइप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन का मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, अगर यही प्रॉफिट होता तो मैक्सिमाइजेशन होता। ऐड डमी कॉलम इन असाइनमेंट, डमी कॉलम कब ऐड करते हैं, जब क्या हो, कॉलम कम हो, तो इफ नंबर ऑफ कॉलम लेस देन नंबर ऑफ रो, या नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। जीरो सम गेम, जीरो सम गेम क्या होता है, एक का फायदा दूसरे का नुकसान, वन प्लेयर्स गेन इज अनदर प्लेयर्स लॉस, ओके। तो ये कुछ सालों में आए हुए आपके मैच द फॉलोइंग्स थे। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो अदर टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, दैट इज अ ट्रू और फॉल्स। तो चलिए अब हम ट्रू और फॉल्स पे आ जाते हैं। तो ट्रू और फॉल्स में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन रिसर्च इज आल्सो टर्म्ड एज अ मैनेजमेंट साइंस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको याद रख लेना है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ट्रू, ये आपको याद ही रख लेना है। देन नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अ लीनियर रिलेशनशिप रिफ्लेक्टिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंक्शन, बिल्कुल अगेन इट इज ट्रू, ओके। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो एक लीनियर रिलेशनशिप होता है, जैसे हम लिखते हैं z इक्वल टू 4x प्लस 3y, तो ये एक लीनियर रिलेशन है, ओके। बट ये क्या करता है, हमारे एलपीपी का ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देन फिजिबल रीजन इज अ कॉन्वेक्स सेट, इट इज ऑल्सो ट्रू, कि फिजिबल रीजन होता है वो हमारा क्या है, कॉन्वेक्स सेट होता है। Then next, delta j equal to cj minus zj in the simplex table, simplex table में ये क्या tells us whether the current solution is optimal or not, बिल्कुल अगर डेल्टा j की वैल्यू क्या हो गई, हमारी सारी निगेटिव आ जाती है, तो हम बोलते हैं क्या, हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल आ गया है। तो ये क्या करता है, हमें बताता है सोल्यूशन ऑप्टिमल है कि नहीं है, तो अगेन इट इज ट्रू। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इफ द असाइनमेंट एलिमेंट आर कॉस्ट एलिमेंट, अच्छा असाइनमेंट मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो जो नंबर्स लिखे गए वो कॉस्ट है, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑप्टिमल असाइनमेंट इज मैक्सिमाइज द कॉस्ट, मैक्सिमाइज कॉस्ट को मैक्सिमाइज नहीं करना होता, ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि कौन कौन सी चीजों को मिनिमाइज करना होता है, हमें मिनिमाइज करना होता है किस किस को, तो पहला आप नोट कर लीजिए, हमें मिनिमाइज करना होता है टाइम को, हमें टाइम को मिनिमाइज करना होता है, हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है, हमें एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना होता है, हमें किसे मैक्सिमाइज करना होता है, हमें मैक्सिमाइज करना होता है प्रॉफिट को, हमें मैक्सिमाइज करना होता है प्रॉफिट को, सेल्स को, इफेक्टिवनेस को, इन सभी चीजों को हमें क्या करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोदी मेथड, दैट इज द मोडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज द बेस्ट मेथड टू गेट द इनिशियल फिजिबल ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन, बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, फॉल्स है ये। IBFS दैट इज द इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन, या IFS निकालने के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, तीन मेथड यूज किए जाते हैं। पहला मेथड क्या है, NWCR दैट इज नॉट वेब्स कॉर्नर रूल, देन LCM मेथड लीस्ट कॉस्ट मेथड, और WAM मेथड वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो ये तीन मेथड यूज किए जाते हैं। मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ऑप्टिमैलिटी चेक के लिए यूज किया जाता है, तो आप इसको याद रख लीजिए कि कभी आपको पूछा ये मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्टिमैलिटी चेक याद रख लीजिए। मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए, कहां पर, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में
अगर आपको ऑप्टिमैलिटी चेक करनी है तो आप क्या यूज करते हो, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अगर वहीं आपको आईएफएस फाइंड आउट करना है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, तो आपको ये तीन मेथड एनडब्ल्यूसीआर, एलसीएम और वैम मेथड यूज करते हैं। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, द डमी एक्टिविटी हैज एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ जीरो बाय डेफिनेशन। बिल्कुल, ये इसका एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है, जीरो होता है, ट्रू स्टेटमेंट है। देन द पर्ट पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट इज द एस्टिमेट ऑफ द मिनिमम टाइम। बिल्कुल गलत है, मिनिमम टाइम नहीं होता, पेसिमिस्टिक मतलब सबसे बेकार टाइम, सबसे ज्यादा टाइम। ओके, तो अगेन ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, हमने बात कर ली। चलो, अच्छा हम बात नहीं की है शायद हमने ये टाइम एस्टिमेट के बारे में। तो तीन तरह के टाइम एस्टिमेट होते हैं। एक क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब सबसे कम टाइम लगता है। पेसिमिस्टिक मतलब सबसे ज्यादा टाइम। एंड नेक्स्ट आता है मोस्ट लाइकली। मोस्ट लाइकली मतलब ज्यादातर यही टाइम होता है। ओके, तो मोस्ट ऑफन दिस टाइम, मोस्ट लाइकली। पेसिमिस्टिक मतलब सबसे ज्यादा टाइम, और ऑप्टिमिस्टिक मतलब सबसे कम टाइम। Then in solving the job sequencing problem, it is assumed that the all jobs require the same sequence of operation. Yes, बिल्कुल सभी जॉब सेम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन से जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है। क्यों, क्योंकि जैसे देखो, अगर मेरा एक जॉब है ए, सॉरी पी नाम का एक जॉब है, वो पहले मशीन ए पे जाता है, फिर मशीन बी पे जाता है। मेरा दूसरा जॉब क्यू है, वो उसका भी सेम सीक्वेंस होगा, पहले ए पे जाएगा, बाद में बी पे जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले बी पे प्रोसेस हो गया फिर ए पे आएगा, इस तरह से नहीं चलेगा। तो जो आपकी सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम है उसका अजम्पशन यही है कि ऑल द जॉब रिक्वायर द सेम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ सैडल पॉइंट इज अवेलेबल इट इज प्योर स्ट्रेटेजी। यस, बिल्कुल प्योर स्ट्रेटेजी गेम होगा अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट हो करता है, अगर नहीं करता है तो मिक्स स्ट्रेटेजी गेम होगा। देन वन ऑफ द एरिया ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च और ओआर इज एग्रीकल्चर। बिल्कुल ट्रू लिख सकते हो आप। Then next, a linear programming model consists of only, देखो क्या बोल रहा है, only variable decision variables and constraint। गलत, false है ये अपना। क्यों, क्योंकि अगर आप एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में देखेंगे तो उसके पास क्या होता है, उसके पास तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसके बारे में बात ही नहीं हो रही। फिर उसके बाद क्या होता है, डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, और क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में बात नहीं की, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ग्राफिकल मेथड of LPP, optimum value occurs anywhere in the feasible region. False, anywhere नहीं, it is on the corner। okay, on corner point optimum value जो आता है ये कहाँ पर आता है, optimum on corner points of feasible region। on corner, इसीलिए तो हम लास्ट में कॉर्नर पॉइंट का टेबल बनाते हैं। on corner point of feasible region, feasible region के कॉर्नर पॉइंट पे मिलते हैं। Then next, in transportation problem, number of basics allocated or occupied cells should be exactly m plus n minus वन आना चाहिए। प्लस वन हो गया ये, प्लस वन, सो दैट इट बिकम्स नॉन जनरेटेड। ये प्रॉब्लम, ये क्या हो गया, ये कंडीशन तो क्या हो गई, फॉल्स कर गई। कंडीशन क्या बोल रहा है, ऑक्यूपाइड सेल्स। कंडीशन क्या कहता है, नंबर्स ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, ऑक्यूपाइड सेल्स इक्वल टू m प्लस एन माइनस वन होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती, अदरवाइज ये क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देन डमी एक्टिविटी डज नॉट कंज्यूम टाइम रिसोर्सेज। बिल्कुल, डमी एक्टिविटीज आपके टाइम्स और रिसोर्सेज को कंज्यूम नहीं करते हैं। द थ्री टाइम एस्टिमेट एम्प्लॉयड इन पर्ट, पर्ट में तीन टाइम एस्टिमेट क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक, एवरेज, एक्सपेक्टेड टाइम। गलत हो गए ना यहीं पर, यहाँ पर मोस्ट लाइकली होता है एंड पैसिमिस्टिक होता है। क्लियर है, तो जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है उसको ए बोलते हैं, पैसिमिस्टिक टाइम को बी बोलते हैं। और जो तीसरा टाइम होता है, तीन टाइम तो होते हैं, ये बात बिल्कुल सही थी कि तीन टाइम होते हैं। पहला टाइम ऑप्टिमिस्टिक जिसका नोटेशन होता है ए, दूसरा टाइम होता है पैसिमिस्टिक जिसका नोटेशन होता है बी, तीसरा टाइम होता है मोस्ट लाइकली। याद रख लीजिए, मोस्ट लाइकली तीसरा टाइम एस्टिमेट क्या होता है, मोस्ट लाइकली जिसका नोटेशन क्या होता है एम। और यहाँ पर ये एवरेज एक्सपेक्टेड टाइम जो बोला है ना, इसका नोटेशन होता है टीई, जिसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस फोर एम प्लस बी होल डिवाइड बाय 6। ओके, तो ये याद रख लीजिए, ये एवरेज एक्सपेक्टेड का ओके टाइम है।
ये टाइम एस्टिमेट पर्ट में नहीं होता, पर्ट में सिर्फ 3 ही टाइम एस्टिमेट है, ये बात सही है, पर पहला कौन सा, ऑप्टिमिस्टिक, जिसका नोटेशन होता है ए, दूसरा क्या है पैसिमिस्टिक, जिसका नोटेशन होता है बी, और तीसरा क्या है मोस्ट लाइकली, जिसका नोटेशन होता है एम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन सीक्वेंसिंग टाइम टेकन बाय ईच जॉब इन चेंजिंग ओवर फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन इज नेग्लिजिबल। बिल्कुल ट्रू है, एक मशीन से दूसरे मशीन तक शिफ्ट करने का जो टाइम होता है वो नेग्लिजिबल होता है, तो आंसर इज ट्रू। देन नेक्स्ट, द रो -1 10 20 डोमिनेट्स द रो 0 0। अब रो अगर आप, ये गेम थ्योरी का क्वेश्चन है, गेम थ्योरी में अगर आप बात करोगे रो डोमिनेंस और कॉलम डोमिनेंस दो आता है। रो डोमिनेंस में क्या नेचर चलता है, रो डोमिनेंस में जो ज्यादा होता है वो डोमिनेट करता है। तो -1 ग्रेटर है क्या 0 से, नहीं। 10 ग्रेटर है क्या 0 से, बिल्कुल ग्रेटर है। 20 ग्रेटर है 0 से, बिल्कुल ग्रेटर है। दो एलिमेंट ग्रेटर है पर पहला वाला ग्रेटर नहीं है ना, तो ये जो रो है ये डोमिनेट नहीं कर पाएगा इसको। ओके, सारे एलिमेंट या तो ग्रेटर होने चाहिए या तो इक्वल होने चाहिए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। यहाँ पर ये डोमिनेट नहीं कर पाया। अगर यहीं पर +1 होता तो 1 ग्रेटर देन 0 होता, तो इस रो के सारे एलिमेंट इसको इससे ग्रेटर होते हैं तो ये इसको डोमिनेट कर देते, पर यहाँ पर क्या है -1 है ना, तो भले बाकी 10 0 से बड़ा है, 20 भी 0 से बड़ा है, पर सारे एलिमेंट तो नहीं बढ़े हैं ना, -1 नहीं बढ़ा है 0 से, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो रो डोमिनेंस का रूल क्या है, रो के सारे एलिमेंट, जो रो डोमिनेट कर रहा है उसके सारे एलिमेंट या तो दूसरे रो के एलिमेंट से क्या होने चाहिए, या तो बड़े होने चाहिए या उसके इक्वल होने चाहिए। अब बात करते हैं, अगली क्वेश्चन आई है कॉलम डोमिनेंस। कॉलम डोमिनेंस में क्या होता है, जो कॉलम डोमिनेट करता है उसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, या तो छोटे होने चाहिए या तो उसके इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि ये जो कॉलम है ये इसको डोमिनेट कर रहा है कि नहीं, चेक करो। तो पहले हम चेक करते हैं, जीरो से ग्रेटर नहीं, इक्वल तो है, तो मतलब पहला कॉलम तो सेटिस्फाई हो गया, कॉलम डोमिनेंस टेस्ट कर रहे हैं हम। -1 से बड़ा तो नहीं है पर इक्वल है, दूसरा भी सेटिस्फाई। -2 -1 से क्या है, छोटा है, यस बिल्कुल। तो कॉलम डोमिनेंस में क्या होना चाहिए, जो डोमिनेट कर रहा है वो क्या होना चाहिए, वो जो डोमिनेट करता है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो -2 भी क्या है, छोटा है किससे, -1 से, तो यहाँ पर ये क्या होगा, कॉलम डोमिनेंस फॉलो कर रहा है, मतलब यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। The next, the probability of project completing in its expected time TE, इसकी probability always 100% होती है, नहीं गलत है, इसकी probability 50% होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। probability of expected time, ओके, तो probability of TE आप याद रखिए, it is always equal to 50%। Then next, if saddle point is available, again repeat question हो गया, pure strategy है, बिल्कुल true statement है। देन नेक्स्ट, स्लैक रिप्रेजेंट अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट ट्रू है। स्लैक अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप बात करोगे इस तरह के मतलब टाइम यूटिलाइजेशन की, तो दो तरह के हैं यूटिलाइजेशन रिप्रेजेंट करते हैं हम एलपीपी में, स्लैक और सरप्लस। तो स्लैक क्या होता है, स्लैक अनयूटिलाइज करता है। जैसे आप अगर बात करोगे, आप स्लैक कब यूज करते हो, जब इस तरह का << 5 ओके, मतलब x+y मिला के आपको 5 यूज करना था पर आप 5 नहीं यूज कर पा रहे हो ना, इसलिए आप क्या करते हो, स्लैक प्लस करते हो। ओके, और सरप्लस में क्या होता है, तो स्लैक में अनयूटिलाइज होता है और सरप्लस में यूटिलाइज हो जाते हैं सारे, जहाँ पर हम स्केयर रिसोर्सेज बोलते हैं। Then next statement, if in a transportation problem number of rows is not equal to number of column, then it is unbalanced। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं होते तो अनबैलेंस होता है ट्रांसपोर्टेशन में। ये जो कंडीशन दी जा रही है, ये जो कंडीशन दी जा रही है आपको, ये कंडीशन किसकी है, असाइनमेंट की है। अगर असाइनमेंट में नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है तो प्रॉब्लम अनबैलेंस होता है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर हम लोग ये बात कहें तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। If we introduce unnecessary dummy activity, the error is called as a redundancy। yes बिल्कुल ट्रू है, redundancy एक तरह की एरर है। किसके अंदर, नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम के अंदर कुल 3 तरह की एरर के बारे में हम बात करते हैं। एक लूप की बात करते हैं, दूसरा डैंगलिंग की बात करते हैं, और तीसरा क्या है हमारा, रिडंडेंसी। ओके, रिडंडेंसी में जहाँ पर अननेसेसरी डमी एक्टिविटीज हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रिडंडेंसी। डैंगलिंग क्या होता है, डैंगलिंग जब हम क्या करते हैं, किसी एक एक्टिविटी को खुला छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी इस तरह से
कंप्लीट हो गई और एक एक्टिविटी ऐसे खुली है, ओके, तो इस एक्टिविटी को टर्मिनल एक्टिविटी से ज्वाइन करने के लिए हम एक डमी बनाते हैं, इसको डैंगलिंग बोलते हैं। लूप क्या होता है जनरली, देखो हमने ये सीखा है कि जब हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं तो एरो हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ जाते रहना चाहिए, पर अगर कोई एरो राइट से लेफ्ट की तरफ आता है तो यहाँ पर क्या होता है, लूप बनता है। तो इस तरह की एरर है हमारी नेटवर्किंग में, 3 तरह की जो आपको याद रखनी है। जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम are solved to ensure that the both the total time to complete all the jobs and idle time are maximum। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये क्या होता है, मिनिमम के लिए सॉल्व किया जाता है, मिनिमम इलैप्स टाइम कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, मैक्सिमम के लिए नहीं। then when more than one optimal solution is possible in LPP it is called as a unique solution। बिल्कुल गलत है, यूनिक सोल्यूशन नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट सोल्यूशन बोलते हैं। Then next is regret matrix is made to convert the maximization problem into minimization। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिग्रेट करते हैं। Then critical path method, that is a CPM, consider 3 time estimate, most likely, ऑप्टिमिस्टिक एंड पैसिमिस्टिक। बिल्कुल गलत है, ये 3 टाइम एस्टिमेट्स ये होते हैं किसमें, पर्ट में होते हैं, ये किसमें होते हैं, पर्ट में होते हैं, सीपीएम में नहीं होते हैं। Then next in solving the job sequencing problem it is assumed that, again repetitive question है, same sequence, तो ये statement assume that the all the job requires the same sequence of operation। ये बिल्कुल true statement है ये। तो that's all with the all matchups and the true and false, ओके। जो भी क्वेश्चन में पूछे गए, अब एक पार्ट जो एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा गया वो रह गया, तो उसको अगले वीडियो सेशन में हम कवर करते हैं। तो दैट्स ऑल विद दिस सेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस।